हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा, जिसको हीट भी कहते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा कल का क्वेश्चन है, सोचिए यदि किसी पदार्थ का तापमान T है, क्या उस पदार्थ को दो बराबर भागों में बांट देने से उसके तापमान का मान भी आधा आधा होकर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाएगा? तो हाँ, क्या है, जो पदार्थ का जो तापमान है वह T है, उसको दो बराबर भागों में बांटने से क्या है, उस तापमान का जो मान है वह आधा आधा होकर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ की दो बराबर मात्राओं का तापमान T है, तो क्या दोनों मात्राओं को मिला देने पर उनका तापमान भी जुड़कर दुगना हो जाएगा? आपस में चर्चा करें। तो हाँ, दोनों तापमान को आपस में क्या होता है, मिलाते हैं तो उसका जो मात्राओं का जो तापमान होता है वह जुड़कर दुगना हो जाता है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा, जिसको हीट भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऊष्मा या हीट के बारे में जान लेते हैं कि जो ऊष्मा या हीट है वह क्या होता है, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। तो ऊष्मा को ही हीट भी कहते हैं। ओके, तो ऊष्मा एक ऊर्जा होता है जिसके द्वारा हम वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। ओके, तो क्या है, ऊष्मा एक ऊर्जा होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का गर्माहट या फिर ठंडा का पता कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात आप लोग याद रखना कि जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो सदा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो गर्म से ठंडा की ओर होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ऊष्मा के बारे में समझ आया होगा कि जो ऊष्मा है वह एक ऊर्जा होता है और ऊष्मा के द्वारा हम किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन रख दिया जाए तो हम पाएंगे कि जल्द ही गर्म पानी ठंडा और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो यदि क्या है, ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन रखते हैं तो हम कुछ समय पश्चात देते हैं तो कि जो ठंडा पानी है वह गर्म हो जाता है और गर्म पानी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा है वह हमेशा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होता है या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है, जिसके कारण जो गर्म पानी है वह क्या होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। थोड़े समय बाद दोनों बर्तनों में पानी का तापमान समान हो जाता है और थोड़े समय पश्चात ही दोनों बर्तनों में पानी का तापमान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऊष्मा है वह तब तक गर्म से ठंडे या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों का तापमान समान नहीं हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ समय पश्चात दोनों बर्तनों में पानी का तापमान समान हो जाता है। अपने दैनिक जीवन में भी आप कई बार यह अनुभव करते ही होंगे, खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या है, खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी के बर्तन में रख देते हैं। जब दो वस्तुओं जिनका तापमान अलग अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तो उनका तापमान घट बढ़कर एक दूसरे के समान हो जाता है। ओके, तो जब दो वस्तु को क्या है, संपर्क में लाते हैं तो क्या है, उनका तापमान क्या है, समान हो जाता है। जैसे कि इसमें देखे थे कि जो ठंडा पानी लेते हैं, ठंडा पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन लेते हैं तो देखते हैं कि दोनों का जो तापमान है वह कुछ समय पश्चात समान हो जाता है। यह आपने देखा ही है। ओके, हम लोग ने यह देखा है कि जो ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन लेते हैं तो दोनों का जो तापमान है वह समान हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों और किस कारण होता है? तो यह क्यों और किस कारण होता है, तो बेसिकली यह इस कारण से होता है, यह ऊष्मीय साम्य के कारण होता है। तो ऊष्मीय साम्य क्या होता है? तो ऊष्मीय साम्य के बारे में याद रखिएगा कि जो हम जानते हैं कि ऊष्मा क्या होता है, एक ऊर्जा होता है। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण या जो प्रवाह है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो ऊष्मा का जो प्रवाह है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होगा जब तक दोनों वस्तु का जो तापमान है वह समान नहीं हो जाता। इसी को ही ऊष्मीय साम्य कहते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, दोनों आपस में समान हो जाता है। यही इसका कारण है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ऊष्मीय साम्य क्या होता है। तो ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब दोनों वस्तु की
जो तापमान समान नहीं हो जाता उसी को ही उसमें शामिल कहते हैं। वस्तु के तापमान बढ़ने या घटने के पीछे का कारण क्या है? तो वस्तु के तापमान बढ़ने या घटने के पीछे का कारण यह है कि जो जितना ज़्यादा हम क्या है वस्तु को ऊष्मा देंगे वह उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और उस वस्तु को जितना ही कम ऊष्मा देंगे उसका जो तापमान है वह घटेगा। पहले ऐसा माना जाता था कि जब दो विभिन्न तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अदृश्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। तो पहले समय यह माना जाता था कि जो दो अलग अलग तापमान वाली वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो एक अदृश्य तरल पदार्थ का आदान प्रदान होता है। गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जबकि ठंडी वस्तु में कम, और ये जो पदार्थ का जो मात्रा है वह गर्म वस्तु में क्या होता है अधिक होता है और ठंडी वस्तु में कम होता है। अतः यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक प्रवाह करता है जब तक इसका स्तर दोनों में समान न हो जाए। तो ये जो पदार्थ है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक प्रवाह होता है जब तक कि दोनों का स्तर समान न हो जाए। इस तरल पदार्थ को कैलोरी कहा जाता था। तो उस समय क्या होता है, उस तरल पदार्थ को कैलोरिक कहा जाता था। कैलोरी की मात्रा बढ़ने पर तापमान की भी मात्रा बढ़ जाती है ऐसा मानना था। तो उस समय मानते थे कि जो कैलोरी की मात्रा बढ़ने पर भी क्या है तापमान की मात्रा बढ़ जाती है। कैलोरी का भ्रम कैसे टूटा? तो चलिए देखते हैं। बेंजामिन थॉमसन 1753 to 1814 इसकी याद किया 1753 से 1814, जिन्हें बाद में काउंट रमफोर्ड के नाम से जाना गया, एक जाने माने वैज्ञानिक व कुशल युद्ध विशेषज्ञ थे। तो जो काउंट रमफोर्ड है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, जो काउंट रमफोर्ड है उसको क्या करता है, यह एक जाने माने वैज्ञानिक तथा एक बहुत ही अच्छा युद्ध विशेषज्ञ थे। उस समय तोपों की नलियों में सुराख करने के लिए एक विशेष किस्म की धातु काटने वाले संयंत्र लगी हुई मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय क्या है, तोपों की नलियों में सुराख करने के लिए एक विशेष किस्म की धातु काटने वाले संयंत्र लगी हुई मशीन का उपयोग किया जाता था। इस खास किस्म की कटर्स को अश्व शक्ति से घुमाया जाता था। जो अश्व माने क्या होता है, घोड़ा। तो क्या है, इस खास किस्म की कटर्स को अश्व शक्ति या घोड़े की शक्ति से घुमाया जाता था। तोपों में छेद करते समय नली जल्द ही गर्म हो जाती थी, और तोपों में जैसे क्या है छेद करते समय जो नली है उसमें वह जल्दी गर्म हो जाता था। कैलोरी के सिद्धांत के अनुसार तोपों की नलियों में भरी कैलोरी का तापों में छेद करने पर रिसाव होने लगता है और इस कारण नली गर्म हो जाती थी। तो जो कैलोरी के सिद्धांत के अनुसार जो तोपों की नलियों में जो भरी कैलोरी है वह तोपों में छेद करने पर रिसाव होने लगता है, मतलब रिसाव मतलब बहने के कारण क्या होता है, इस कारण नली गर्म हो जाते थे। परंतु रमफोर्ड को यह बात जरा भी नहीं जची। परंतु जो रमफोर्ड है वह उसको क्या होता है, वह इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्होंने कैलोरी सिद्धांत को परखने के लिए कई प्रयोग किए और पाया कि मात्र घर्षण से किसी भी धातु से बिना उसमें बदलाव लाए ढेर सारी गर्मी पैदा की जा सकती है। तो कैलोरी सिद्धांत को परखने के लिए काउंट रमफोर्ड ने क्या है बहुत सारे प्रयोग किए। तो उन्होंने पाया कि जो मात्र घर्षण से भी किसी भी धातु के बिना उसमें बदलाव लाए ढेर सारी गर्मी पैदा की जा सकती है। इस तरह गर्मी पैदा करने से धातु के द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से गर्मी पैदा करने पर धातु के द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी से उनका निष्कर्ष था कि तोपों में छेद करते समय गर्मी पैदा होने का असली स्रोत उन घोड़ों की ऊर्जा है जिनकी शक्ति से सुराख करने वाला यंत्र चलता है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो तोपों में छेद करते समय गर्मी पैदा होने का असली जो मेन स्रोत है वह घोड़ों की ऊर्जा है जिनकी शक्ति से सुराख करने वाले यंत्र चलता है। यानी घोड़ों की ताकत ही घर्षण द्वारा गर्मी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो घोड़ों की ताकत है वही घर्षण के द्वारा क्या है गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। सन 1798 में उनका दावा था कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं हो सकती बल्कि यह ऊर्जा है। तो उन्होंने यह दावा किया कि जो ऊष्मा है वह कोई पदार्थ नहीं हो सकती बल्कि यह ऊर्जा है। न्यूटन भी इसी प्रकार के मत रखते थे। जो न्यूटन है वह भी क्या है इसी प्रकार के मत रखते थे। सन 1840 से 50 में जूल के प्रयोग से भी यही साबित हुआ। तो 1840 से 50 में भी जूल के प्रयोग से भी यही साबित हुआ कि जो ऊष्मा क्या है एक कोई पदार्थ नहीं बल्कि एक ऊर्जा है।
उन्होंने यांत्रिक ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा की समतुल्यता को दर्शाया, जिसके बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ओके, तो यांत्रिक ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा की समतुल्यता के बारे में क्या होता है आप लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है, जिस कारण तापमान में बदलाव होता है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा वो कोई पदार्थ नहीं है बल्कि ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है, जिसके कारण तापमान में बदलाव होता है। ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, तो उसको याद रखिएगा। तो ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है उसको ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो इसको याद रखिए, जो वस्तु का गर्माहट का आभास होता है। तो ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ओके, तो इसकी याद रखिए, जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका जो प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अर्थात किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है, जबकि वस्तु से ऊष्मा देने पर उसका तापमान कम हो जाता है। ओके, तो इसकी याद रखिए, किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर वस्तु का जो तापमान है वह बढ़ जाता है और वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका तापमान कम हो जाता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखे थे कि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का ठंडा बर्तन रख देते हैं तो दोनों का जो तापमान होता है समान होता है। ओके, तो यहाँ पर मान लो जो वस्तु तो क्या है, गर्म पानी के द्वारा क्या है, जिसमें क्या, तो गर्म पानी क्या है, ठंडे पानी की ओर प्रवाह हो रहा है। ओके, तो जो क्या है, गर्म पानी वो ठंडे पानी को क्या दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, जिसके कारण उसका जो ठंडे पानी का तापमान वह बढ़ जाता है। किंतु जो ठंडा पानी है वह गर्म पानी से ऊष्मा ले रहा है, जिसके कारण जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाता है और उसका जो तापमान होता है कम हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चर्चा करें। अपने शिक्षक से चर्चा करें कि किसी वस्तु को छूने पर वह गर्म अथवा ठंडा क्यों लगती है। हाथ से छूने पर इन दोनों स्थितियों के बारे में, प्रवाह की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे। ओके, तो जैसे कि किसी भी वस्तु को छूते हैं तो गर्म अथवा ठंडा क्यों लगता है। ओके, तो इसका कारण यह है कि जैसे कि हम लोग क्या है, बर्फ को छूते हैं, मान लो कि बर्फ को छू रहे हैं तो बर्फ हमें ठंडा क्यों लगता है, तो हमको ठंडा इसलिए लगता है कि जो बर्फ का जो तापमान है हमारे शरीर के तापमान से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण हमें जो बर्फ है वह ठंडा लगता है। किंतु जैसे कि गर्म पानी को हम छूते हैं या फिर चाय को छूते हैं तो चाय का जो तापमान होता है हमारे शरीर के तापमान से क्या हो जाता है, गर्म होता है, जिसके कारण वो जो हमारी जो चाय या फिर जो गर्म वस्तु है वो हमको गर्म लगता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि यदि हमारे शरीर से कोई भी वस्तु, यदि हमारे शरीर के तापमान से कोई भी वस्तु गर्म है तो हमको गर्म लगेगा, और यदि कोई भी वस्तु हमारे शरीर के तापमान से कम है तो हमको ठंडा लगेगा। ओके, हाथ से छूने पर इन दोनों स्थितियों में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे। तो हम जानते हैं कि जो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ओके, गर्म वस्तु क्या होता है, इसका तापमान उच्च होता है। तो गर्म वस्तु का जो तापमान है वह गर्म वस्तु से हमारे शरीर की ओर होता है, जिसके कारण हमको क्या है, गर्म लगता है। किंतु जो ठंडा वस्तु है, जो ठंडा वस्तु का जो तापमान हमारे शरीर का तापमान ठंडा वस्तु से अधिक होता है, जिसके कारण जो हमारे शरीर का जो ताप है वो ठंडी वस्तु की ओर बहता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो गर्म वस्तुओं की जो ऊष्मा के प्रवाह होता है वह गर्म वस्तु से हमारी ओर होता है, और ठंडी वस्तु को छूते हैं तो हमारे शरीर से क्या है, ठंडी वस्तु की ओर इसका प्रवाह होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक। तो चलिए देखते हैं कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसके क्या मात्रक होते हैं। तो पहला है सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। तो जो सीजीएस पद्धति में जो ऊष्मा का मात्रक होता है वह कैलोरी होता है। और ये सीजीएस क्या होता है, तो सीजीएस को याद रखिएगा, जो सी से सेंटीग्रेड होता है, जी से ग्राम और ए से सेकेंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीजीएस लिखा जाता है। ओके, तो सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का जो मात्रक होता है वह कैलोरी है। एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो जो 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा होता है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कैलोरी के स्थान पर किलो कैलोरी का भी उपयोग किया जा सकता है। तो कैलोरी के स्थान पर भी क्या है, किलो कैलोरी का भी उपयोग कर सकते हैं या किया जा सकता है। 1 किलो कैलोरी क्या है, 1000 कैलोरी के बराबर होता है।
दूसरा है, चूंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक स्वरूप है इसलिए ऊष्मा का ई समात्रक जूल होता है। तो ऊष्मा क्या होता है, ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके कारण ऊष्मा का ई समात्रक जूल होता है। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। और 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, वह 4.18 गुणा 10³ और 10³ जूल के बराबर होता है। ओके, ऊष्मा का संचरण। तो चलिए देखते हैं कि जो ऊष्मा का संचरण वह किस प्रकार से होता है। हमने देखा कि जिस प्रकार द्रव सदा ऊंचे तल से निचले तल की ओर बहता है, ऊष्मा का प्रवाह भी सदा ही उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो हम जानते हैं कि जो ऊष्मा का जो प्रवाह है सदा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो तापांतर यानी क्या होता है, तापों में अंतर। तो ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं, तो तापांतर अर्थात तापों में अंतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, जो ऊष्मा का जो प्रवाह है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है, अर्थात तापांतर मतलब तापों में अंतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। आपने कक्षा 9 में ध्वनि के बारे में पढ़ा है कि ध्वनि संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि आपने कक्षा 9 में ध्वनि के बारे में पढ़ा होगा कि जो ध्वनि है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। सोचिए, क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी सदैव किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? तो क्या ऊष्मा के संचरण के लिए सदैव किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ऊष्मा के संचरण के लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, इसको याद रखिए। आइए हम ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार को जानें। तो चलिए हम ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार के बारे में जानते हैं। चित्र क्रमांक 4। चित्र 4, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। तो इसमें पहला है चालन देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कोई पतीला है, उसको क्या है, गर्म कर रहे हैं। तो पतीला को गर्म करते हैं, फिर भी क्या है, हमको क्या होता है, ऊष्मा का आभास होता है। क्यों होता है, यह चालन के द्वारा होता है, क्योंकि चालन केवल ठोसों में होता है। ठीक है। और दूसरा है संवहन। तो संवहन क्या होता है, जैसे ही हम इस पतीले को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो नीचे स्तर में स्थित जो पानी है वह जल्दी ही गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने के कारण क्या होता है, यह हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिखा के ऊपर उठ रहा है, किंतु जो ऊपर का जो पानी होता है वह होता है भारी होता है, जिसके कारण वह नीचे आता है। यदि नीचे ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ये किसके द्वारा होता है, संवहन के द्वारा। और विकिरण क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर कोई आग जल रहा है, तो आग जल रहा है जिसके कारण इसके चारों ओर के भाग में होता है समान मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा होगा। यह किसके द्वारा होता है, या विकिरण के द्वारा होता है। ओके, तो इसको याद रखिए कि चालन केवल ठोसे में होता है, संवहन द्रव एवं गैस में होता है, और विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है चालन, जिसको कंडक्शन भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालन या कंडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो चालन या कंडक्शन है वह क्या होता है। तो ऊष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के अणु बिना अपनी जगह से उठे ऊष्मा का संचरण करते हैं, जिसे हम चालन कहते हैं। ओके, तो चालन में याद रखिएगा कि जिसमें जो पदार्थ की कण है वह क्या होता है, अपने जगह से नहीं हटेगा, वह अपने जगह पर ही स्थित होकर ऊष्मा का संचरण करते हैं, इसे ही चालन कहते हैं। तो ऊष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ के अणु बिना अपने ही जगह से हटे ऊष्मा का संचरण करते हैं, इसे चालन या कंडक्शन कहते हैं। और चालन सिर्फ ठोसों में होता है। ओके, और इस प्रकार ऊष्मा का वस्तु के उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर संचरण होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ का पतला गर्म होता है, तो जो ऊष्मा क्या हमको भी क्या होता है, आभास होता है। तो इस कारण से बताया गया कि जो उच्च ताप है, उच्च ताप से क्या होता है, निम्न ताप की ओर ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2। तो चलिए क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। आवश्यक सामग्री मोमबत्ती, लोहे, एल्यूमिनियम, कांच और सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की क्षण कुछ आलपिन। ओके, तो सभी सामग्री को लेते हैं। सभी क्षणों पर बराबर दूरी पर मोम से आलपिन चिपकाएं। जैसे चित्र में दिखाया गया कि सभी बराबर दूरी पर क्या देते हैं, मोम से आलपिन को चिपकाते हैं।
छड़ के एक सिरे पर कपड़ा बांध ले ताकि पकड़ने में आसानी हो। तो यहाँ छड़ के किस सिरे पर क्या है, कपड़ा बांध देते हैं। दूसरे सिरे को मोमबत्ती के लौ पर रखकर गर्म करें और दूसरे सिरे के क्या है, मोमबत्ती के ऊपर रखकर गर्म करते हैं। आप क्या देखते हैं, चित्र 5। तो हम देखते हैं कि जो आल पिन है वह गिर जाता है। सभी छड़ों के आल पिन गिरने का समय नोट करें। ओके, तो जो आल पिन गिरता है उसका समय क्या है, नोट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं किस पदार्थ की छड़ का आल पिन सबसे पहले गिरा और क्यों? तो इसमें स्थित जो पहले आल पिन है वह पहले गिरा। क्यों? क्योंकि इससे पहले आल पिन को क्या है, उसमें पहले मिला, जिसके कारण वह जो मोमबत्ती है वह पिघल गया और जो आल पिन है वह गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये क्या है, क्षण क्या है, क्षण क्या है, एक ठोस है। तो और ठोस में ही क्या होता है, चालन होता है। तो जिस प्रकार से इस मोमबत्ती में क्या होता है, ठोस को क्या कहते हैं, गर्म किया जाता है। तो जो गर्म होने के कारण जो क्षण में स्थित जो अणु है या फिर जो क्षण के जो कण होते हैं वह गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वह संचरित नहीं हो पाता, जिसके कारण वह आपस में क्या होता है, कंपन करते हैं। वो आपस में क्या करते हैं, कंपन होता है। अपने स्थान से हटे भी नहीं, यहाँ आपस में क्या करते हैं, कंपन करने लगे, कंपन करते हैं, जिसके कारण वह उष्मा का जो स्थानांतरण है एक कण से दूसरे कण में या एक अणु से दूसरे अणु में क्या होता है, स्थानांतरित करता है। जिस ऐसे क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण यहाँ तक हो जाता है, जिसके कारण ये जो मोम है वह क्या होता है, पिघल जाता है और आल पिन गिर जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि यह पहले आल पिन क्यों गिरा। अब एक क्षण में मोमबत्ती से आल पिन को इस प्रकार चिपकाएं कि बीच का स्थान खाली रह जाए। अब एक क्षण में मोमबत्ती से आल पिन को इस प्रकार से लगाते हैं कि जो बीच में है वो खाली स्थान रह जाए। ओके, दोनों ओर आल पिन समान दूरियों पर चिपकाएं। चित्र 5ब। चित्र 5ब के अनुसार दोनों ओर क्या है, आल पिन समान दूरी में क्या रहता है, लगाते हैं। अब क्षण को बीच में से गर्म करने पर क्या होता है? अब क्षण को बीच में से गर्म करने पर देखते हैं कि जो दोनों ओर के जो आल पिन है वह गिर जाता है। उष्मा के संचरण की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसमें उष्मा के जो संचरण है वो क्या है, दोनों दिशा में हो रहा है। इस दिशा में भी क्या है, उस दिशा में भी, जिसके कारण क्या है, दोनों ओर की जो आल पिन हुआ है गिर गया। किंतु जो चित्र 5 में देखे थे, जो कि उष्मा का जो प्रवाह केवल एक ही दिशा में हो रहा था। क्यों? क्योंकि दूसरे हिस्से में क्या होता है, ठोस अवेलेबल या फिर उपस्थित नहीं थे। किंतु जो चित्र 5ब में है क्या है, दोनों ओर ठोस उपस्थित है, जिसके कारण जो उष्मा का जो प्रवाह है वह दोनों दिशाओं में हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलन के द्वारा उष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाते हैं। तो जो चालन के द्वारा जो उष्मा है वह पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना क्या होता है, संचरित हो जाता है। आपने देखा कि धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी शीघ्र ही गर्म हो गया। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो मोमबत्ती से छड़ को गर्म करने पर क्या है, दूसरा सिरा भी क्या है, शीघ्र ही गर्म हो जाता है। गर्म होने पर क्षण के उस भाग के कणों में कंपनता बढ़ जाता है और उनमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाता है। ओके, तो जब गर्म करता है क्षण को तो क्या है, वो जो क्षण के कण है उसमें क्या होता है, कंपन करने लगता है, जिसके कारण उसमें क्या है, कंपनता बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। कंपन करने वाले ये अणु अपने से आने वाले अणुओं में ऊर्जा स्थानांतरण करते रहते हैं और इस प्रकार से वह क्या है, उष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ठोस पदार्थों में उष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार संभव। तो जो ठोस पदार्थ है उसमें क्या है, उष्मा का संचरण केवल चालन के द्वारा ही संभव है। चालन द्वारा उष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। तो ऊष्मीय चालकता किसे कहते हैं, तो चालन द्वारा उष्मा के प्रवाह को ही ऊष्मीय चालकता कहते हैं और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ओके, तो यह पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वह पदार्थ चालक है, कुचालक है, फिर उष्मारोधी है। उष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो उष्मीय चालकता के आधार पर जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे दिखाया गया है। उष्मारोधी पदार्थ जिसको इंसुलेटर्स भी कहते हैं, कुचालक जिसको बैड कंडक्टर कहते हैं और चालक जिसको कंडक्टर भी कहते हैं। चित्र 6 उष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ चालक, कुचालक अथवा उष्मारोधी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया है बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के प्रकार। ओके, बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के प्रकार।
पहला ऊष्मारोधी पदार्थ जिसको इंसुलेटर कहते हैं, इसमें शून्य चालकता होता है, ऊष्मा का संचरण नहीं होने देते हैं, जैसे एपोनाइट और एस्बेस्टस। ओके। दूसरा एक कुचालक जिसको बैड कंडक्टर भी कहते हैं, इसमें ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देते, जैसे लकड़ी और कांच, ये है कुचालक। चालक होता है जो कंडक्टर जिसको ऊष्मा का संचरण सरलता से होने देते हैं, जैसे धातु और जल। दूसरा है संवहन जिसको कन्वेक्शन भी कहते हैं। तो संवहन क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। तो ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर माध्यम के कणों के द्वारा होता है। तो जिस संवहन में जो ऊष्मा का जो प्रवाह या ऊष्मा का जो संचरण होता है क्या है? माध्यम के कणों के द्वारा होता है। ओके। क्रियाकलाप 3। तो चलिए क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। विधि: एक फ्लास्क में पानी भरें और स्पिरिट लैंप पर गर्म करने रखें। ओके। एक जैसे फ्लास्क, इसमें क्या है? पानी भरते हैं और इसमें क्या होता है? गर्म करने पर रख देते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में स्याही की बूंद डालें और इसमें क्या है? थोड़ी मात्रा में स्याही की बूंद डाल दें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? स्याही की बूंद, स्याही है। क्या आप संवहन रेखाएं देख सकते हैं? तो हाँ, हम संवहन रेखाएं देख सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। जैसे दिखाया गया इसमें चित्र 7, संवहन धाराएं कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। ओके। तो जैसे जैसे इस क्या होता है, स्पिरिट लैंप को गर्म करते हैं तो जो इस फ्लास्क में से जो नीचे के जो पानी होता है वह गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के कारण क्या होता है? हल्का हो जाता है और हम ऊपर की ओर जाने लगते हैं। यह क्या? ऊपर की ओर जाने लगता है। किंतु जो ऊपर में स्थित जो पानी है वो क्या होता है? ठंडा होता है, और जो क्या होता है? ठंडा होने के कारण वह भारी होता है, जिसके कारण वह नीचे की ओर आता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक दोनों मतलब यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक पूरी क्या जो फ्लास्क की जो पानी वह गर्म नहीं हो जाता। तो इस प्रकार हम संवहन प्रणाली को देख सकते हैं। फ्लास्क में द्रव लेकर गर्म करने पर पिंडे का द्रव शीघ्र गर्म हो जाता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है। ओके। तो जब इसको गर्म करते हैं तो जो नीचे का जो द्रव है वो क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण यह हल्का हो जाता है और क्या होता है? ऊपर की ओर उठने लगता है। इसका स्थान ऊपर का भारी द्रव ले लेता है। तो इसका स्थान क्या होता है? जो ऊपर में स्थित जो द्रव है वह नीचे की ओर आता है। क्यों? वह भारी होने के कारण। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सारे द्रव का तापमान समान नहीं हो जाता। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब सारे द्रव का जो तापमान है वह एक समान नहीं हो जाता। इस प्रकार संवहन धाराएं चलने लगती हैं। गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार होता है। ओके। तो याद रखिएगा कि जो गैस और द्रव है, जो गैस और द्रव है उसमें ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। प्रश्न: क्या आप बता सकते हैं कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा क्यों नहीं हो सकता? तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो संवहन में है वो जो ऊष्मा का संचरण होता है वह माध्यम की कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? संचरित होता है, जो कि ठोस पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। इस कारण से जो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण है वह संवहन के द्वारा नहीं हो सकता। और याद रखिएगा कि जो ठोस पदार्थ है उसमें केवल चालन होता है। ओके। नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म हो जाती है, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और गर्म से आने वाली ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। ओके। इसी प्रकार रात के समय में रेत जल्द ही ठंडी हो जाती है जबकि नदी का पानी थोड़ा गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर की गर्म हवा और ऊपर उठ जाते हैं, जिसका स्थान रेत के ऊपर की शीतल हवा ले लेते हैं। इस प्रकार हवा का चक्र चलता रहता है। तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र 8 हवा का चक्र, दिन और रात, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया कि जो नदी का ठंडा पानी है और यहाँ पर दिखाया गया गर्म रेत। ओके। तो जब दिन में क्या होता है, जब धूप के कारण जो गर्म रेत है वो क्या है? जल्दी गर्म हो जाता है, किंतु जो पानी होता है वह जल्दी गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वह अधिक होता है। वो क्या है? पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो सबसे अधिक होता है। ओके। इसको याद रखिए आप। ओके। तो इसको याद रखिएगा कि जो पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण वह क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है एवं धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण क्या होता है? वह उस समय ठंडा ही रहता है। ओके। तो गर्म रेत क्या होता है? जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि इसका जो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण रेत है वह जल्दी गर्म हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर
होता है। इस कारण से जो गर्म रहता है वह उच्च ताप से गर्म हवा क्या होता है, नदी की ओर बहता है, तथा जो पानी का जो ठंडा तथा जो नदी का जो ठंडा पानी है वह नीचे की ओर बहता है। ओके ओके, तो यह क्या होता है, दिन के समय। इस कारण से जो क्या होता है, नदी की सामने क्या हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है। और रात अब तो चलिए देखते हैं कि रात में क्या होता है। तो जो रात में नदी का जो पानी होता है वह गर्म हो जाता है। क्या है, दिन में क्या होता है, धूप लेने के कारण जो नदी का पानी होता है गर्म हो जाता है कि ओके, और जो ठंडा जो कि जो रेत होता है वह ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, रात में ठंडा हो जाता है, जिसके कारण जो रेत है वह जल्दी ठंडा हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ऊष्मा है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है, जिसके कारण जो नदी का जो गर्म हवा है वह रेत की ओर बहता है, तथा जो ठंडा हवा है तथा जो रेत का जो ठंडा हवा वह नदी की ओर बहता है। ओके, तीसरा है विकिरण, जिसको रेडिएशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये विकिरण के बारे में जान लेते हैं कि जो विकिरण या रेडिएशन वह क्या होता है। तो ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, बिना माध्यम के पहुंच जाती है। ओके, तो विकिरण में क्या होता है, इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जो सूर्य की ऊष्मा होता है वह भी क्या है, पृथ्वी पर विकिरण द्वारा ही आती है। ओके, इसको याद रखिएगा कि जो सूर्य की जो ऊष्मा है वह पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही आती है। क्या ऊष्मा संचरण के लिए सतह की कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? सूर्य से आने वाली ऊष्मा के बारे में विचार कीजिए। ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है, तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचते हैं? ओके, तो सूर्य की ऊष्मा हम तक क्या होता है, विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। तो सदर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है नहीं होती है। ओके, प्रकाश की ही तरह ऊष्मा का भी संचरण निर्वात में हो सकता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है। तो विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा है वह प्रकाश की चाल से ही सरल रेखाओं में संचरित होती है। ओके, किसी भी गर्म वस्तु में से ऊष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होते हैं, यह देखने के लिए एक बल्ब, लालटेन लैंप अथवा दिए के आसपास अपना हाथ रखकर देखें। ओके, तो जो कि विकिरण होता है इसके द्वारा क्या है, गर्म वस्तु में से ऊष्मा सभी दिशा में बराबर संचरित होता है। जैसे कि आप लोग दिया को जलाते हैं या फिर चिमनी जलाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो चिमनी या फिर जो दिया है उसके चारों ओर का जो ऊष्मा है वह समान होता है। यह किसके द्वारा होता है, यह विकिरण के द्वारा होता है। चारों ओर आपको समान गर्माहट महसूस होगा। ओके, यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है और तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक या ऑब्जर्वर कहलाता है। तो क्या है, जब ऊष्मा को क्या है या ऊष्मा किसी तल पर पड़ता है तो क्या है, उसको अवशोषित कर लेता है, तो वह क्या है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक या ऑब्जर्वर कहलाता है। ओके, तो याद रखिएगा, जो विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी तल पर पड़ती है तो तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तब वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक या ऑब्जर्वर कहलाता है। ऊष्मा की अच्छे अवशोषक की अच्छे उत्सर्जक या एमिटर भी होता है। तो जो ऊष्मा के जो अच्छे अवशोषक है वो क्या, ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होगी। ओके, सोचिए, गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे दिए क्रियाकलाप द्वारा मिलेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे कि गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।